आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह लोकसभा में इमिग्रेशन और गैर मुल्की बिल 2025 पर बहस का दे रहे हैं जवाब। ऐवान बाला में फाइनेंस बिल पर भी बहस। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत से वाबस्ता 2 और ग्रुपों का अलहदगी पसंदी छोड़कर कौमी धारे में शामिल होने का फैसला। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, मोदी हुकूमत में अलहदगी पसंदी ले रही है आखिरी सांसें। किसानों की पैदावार की खरीदारी को लेकर हुकूमत के कई बड़े फैसले। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में किसानों से उनकी पैदावार को MSP पर खरीदा जा रहा है। संभल के ज़िलाई अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की अबूरी जमानत की दरख्वास्त की मुस्तरद। जफर पर मस्जिद में सर्वे के दौरान तशद्दुद भड़काने का है इल्जाम। 2 अप्रैल को होगी आइंदा समाअत। और यूक्रेन के हवाले से पेरिस में यूरोपीय रहनुमाओं की अहम मुलाकात। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा, यूरोप की मुजव्विज़ा फौज यूक्रेन में रूस के खिलाफ हो सकती है तैनात। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह लोकसभा में इमिग्रेशन और गैर मुल्की बिल 2025 पर इस वक्त बहस का जवाब दे रहे हैं। तो इमिग्रेशन बिल में मुल्क की सलामती के लिए बहुत अहम माना जाता है और DD न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश के साबिक DGP ब्रजलाल ने कहा कि अब गैर कानूनी तौर पर भारत आने वालों को न सिर्फ सजा दी जाएगी बल्कि भारत आने वाले गैर मुल्कियों की मदद करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। एजेंसियों को अस्पतालों और कॉलेजों में दाखिला लेने वाले गैर मुल्कियों के बारे में भी मालूमात देना होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजलाल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, इमिग्रेशन बिल आने वाला है, कितना महत्वपूर्ण ये बिल है, क्योंकि विपक्ष कई तरह की आलोचना भी कर रहा है इस बिल को लेकर। तो ये जो बिल है, इससे ये जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर रह रहे हैं देश में, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, ये इसमें तमाम ऐसे हैं जिन्होंने आतंकवादी घटनाएं की है, जैसे हुजी, बांग्लादेश का जेएमबी, इन्होंने हमारे आतंकवादी घटनाएं की है और हमारे लिए सुरक्षा के लिए ये एक खतरा उत्पन्न करते हैं। और ये जो अभी इमिग्रेशन बिल आ रहा है, ये सब की चिंता इस बिल में किया गया है। जो लोग यहाँ विदेशों से यहाँ पहुँचेंगे, पुलिस को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं और ये कहा गया है कि वो रिपोर्ट करेंगे, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट हों या कहीं पे भी हों। बिल्कुल, इसमें प्रोविज़न ये किया गया है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई धार्मिक संस्थान हो, हॉस्पिटल हो, नर्सिंग रूम हो, ये तमाम जगह जो है उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी, कोई फॉरेनर आता है तो उसको रिपोर्ट करेगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, 2 से 7 साल तक, कुछ केसेस में 10 साल तक। तो इससे ये डिटरेंट पनिशमेंट होगा और इससे हमें जो सबसे बड़ी समस्या भारत के समक्ष है, जहाँ करोड़ की संख्या में हम कह सकते हैं कि लोग अवैध रूप से हैं और जो हमारे लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, समस्या पैदा कर रहे हैं, उससे निदान मिलेगा। और साथ ही साथ हमारे ही देश के लोग जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको भी सजा मिलेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ब्रजलाल जी, जो बता रहे थे कि इमिग्रेशन जो बिल है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अवैध तरीके से देश के अंदर आने वाले लोग या फिर जो लोग यहाँ पर विदेश से इंडिया के अंदर आकर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन पर लगाम लगेगी और उन्हें सजा भी दी जा सकेगी। कैमरामैन राणा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत की दुकान अब बंद होने के दहाने पर है। यहाँ के लोग अब अलहदगी पसंदी को तर्क कर रहे हैं और भारत के आइन के तय अपनी वफादारी का मुजाहरा कर रहे हैं। कश्मीर में होने वाली ये तब्दीली जल्द ही अलहदगी पसंदी का खात्मा कर देगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर लिखा, वादी कश्मीर से एक और बड़ी खुशखबरी,
हुर्रियत से जुड़े दो और ग्रुपों जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तक़लाल और जम्मू कश्मीर तहरीक इस्तक़ामत ने अलहदगी पसंदी को तर्क कर दिया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बनाए हुए नए भारत में अपने एतमाद का इजहार किया है। मोदी हुकूमत के तहत अलहदगी पसंदी अपनी आखिरी सांसें ले रही है और कश्मीर भर में इत्तेहाद की जीत की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की खुशहाली और किसानों के हवाले से मोदी हुकूमत के अहम फैसलों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत मुकम्मल तौर पर ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ है। उन्होंने किसानों की पैदावार की खरीदारी से मुताल्लिक़ मोदी हुकूमत के फैसलों के बारे में आगाह किया कि तुअर, मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करे। केंद्र सरकार ने, कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है। तुअर की खरीदी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है। मेरी अपील है इस योजना का ठीक क्रियान्वयन राज्य करें। वजीर ज़राअत ने मरकजी हुकूमत के जरिए किसानों के रजिस्ट्रेशन और मराद के बारे में भी जानकारी दी। चना, सरसों और मसूर, इनकी भी खरीद पीएम आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी। अलग अलग राज्यों के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनको सरसों की खरीद के लिए स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है। मेरी फिर एक अपील है कि एमएसपी के नीचे किसान की इन फसलों की कीमत ना जाए, इसलिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है राज्य सरकार प्रभावी सहयोग इन खरीदी में सुनिश्चित करे। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि तमिलनाडु हो या मगरबी बंगाल, किसी भी रियासत के साथ कोई इम्तियाज नहीं किया जाएगा। मजदूरों की एक एक पाई, उनकी उजरत और सामान उन्हें दिया जाएगा। तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। तमिलनाडु का मजदूरी का और सामग्री का, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 86,000 करोड़ का प्रावधान है, 85,000 करोड़ रुपए हम जारी कर चुके हैं और शेष बची राशि की पाई हम बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। मजदूर को भी पूरी मजदूरी दी जाएगी और सामग्री मद का भी पूरा पैसा दिया जाएगा। और संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में जेल भेजे गए जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर एडवोकेट जफर अली की जमानत की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडीजे सेकंड निर्भय नारायण राय ने मुस्तरद कर दी है। इस मामले की आइंदा समाअत 2 अप्रैल को होगी। जफर अली को 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हुई समाअत में सिविल जज आदित्य सिंह ने जफर की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दरअसल जफर अली पर सर्वे के दौरान भीड़ को भड़काने का इल्जाम है। उनके खिलाफ इंडियन जुडिशियल कोड की दफा 230 और 231 के साथ साथ दीगर कई दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कन्नौज में बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी हुकूमत को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को बदबू पसंद है, इसलिए वो गाय के शेड बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी को खुशबू पसंद है, इसलिए वो परफ्यूम पार्क बना रहे थे। कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है।
अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव को स्लॉटर हाउस से खुशबू आती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश पर मुगलिया सोच इस कदर गालिब है कि वो मुसलसल भारतीय सनातन सकाफत और अक़दार की तौहीन कर रहे हैं। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था उससे उनको खुशबू आया करती थी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट संबित पात्रा ने भी अखिलेश यादव को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये तमाम जमातें सनातन के खिलाफ आवाज उठाती रहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत में रहने वाला कोई सनातन की मुखालफत करता है तो वो भारत में सियासत बंद कर दे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। आगे बढ़ते हैं। 4000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई के साथ भारत बांग्लादेश सरहद दुनिया की 5वीं बड़ी सरहद है। सरहद के इस पार पड़ोसी मुल्क में सियासी उथल पुथल यकीनन भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस मसले पर दिल्ली में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने इस मौजू पर बीएसएफ के साबिक एडीजी के साथ खुसूसी बातचीत की। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है उसका क्या असर पड़ रहा है भारत के ऊपर, और किस तरह से बॉर्डर को मैनेज करने के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं या हैं चैलेंजेस, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है बीएसएफ के पूर्व एडीजी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं श्री एसके सूद। सूद साहब, ये बताइए कि किस तरह से जो अब पूरी तरह से माहौल बदल गया है, सिचुएशन चेंज हो गई बांग्लादेश में, क्या ये बीएसएफ के लिए चैलेंज है? बीएसएफ के लिए तो सीमा पर जो इतना पूरस बॉर्डर है उस सीमा पर हमेशा चैलेंजेस है। कुछ देर के लिए जब अगस्त में रिजीम चेंज हुआ था तो जो लोग भारत में आने की कोशिश कर रहे थे उनके नंबर्स में इंक्रीज़ हुआ था, परंतु अब वो पहले जैसा ही नॉर्मल सिचुएशन हो गई है। तो ये चैलेंज थोड़े दिन के लिए था, बट आम चैलेंज वहाँ पर है क्योंकि बॉर्डर बहुत पोरस है, कई जगह से क्रॉसिंग्स हो सकती हैं। जब हम बात कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स के, तो ये किस तरह के लोग हैं और क्या भारत की सुरक्षा के लिए ये ख़तरा हो सकते हैं? देखिए, भारत की सुरक्षा के लिए इस तरह से खतरा हो सकते हैं क्योंकि हमारे देश के रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, और जब ये रिसोर्सेज इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच में शेयर करने पड़ेंगे तो वो उसमें हमारे खुद के रेजिडेंट्स को, खुद के देशवासियों को प्रॉब्लम्स होती है। और जो इनका कंपोजिशन है वो माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी दोनों प्रकार के कंपोजिशन है, और हमें लगा उसमें ये लगा कि ये लोग अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए आने की कोशिश करते हैं आमतौर पर। कुछ दिनों के लिए, जैसा मैंने बोला कि 5 अगस्त के बाद में इनका नंबर बढ़ा था, उसमें भी जो लोग थे वो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के रूप में उनको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। वो लोग वही ज़्यादातर व्यक्ति थे जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे। तो आपने सुना श्री एसके सूद से, इनका कहना है कि हालात बदले हैं, चैलेंजेस भी बढ़े हैं, लेकिन हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सीमा सुरक्षा बल, हर चैलेंज के लिए तैयार है। कैमरामैन सुमन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली।
और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाक़ई एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आवाम के लिए खोल दिया गया है। ट्यूलिप गार्डन के खिलने के साथ ही ट्यूलिप शो 2025 भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बाग का इफ्तिताह किया। बाग में 15 लाख से ज्यादा ट्यूलिप्स खिले हुए हैं। इसके अलावा हजारों सयाहों ने बाग का दौरा किया और हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजामात पर खुशी का इजहार किया। ट्यूलिप गार्डन आने के बाद मुझे मिला है फ्लावर देखने को मिला है, और सबसे ज्यादा मुझे ये ऑरेंज कलर के फ्लावर माइंड ब्लोइंग लगा। इसके बाद जो वाटरफॉल्स वाला मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन हाँ कुछ मतलब फ्लावर्स अभी तक नहीं आए, लेकिन बोलते हैं ना नसीब अच्छा है तो मिल जाते हैं, तो आज नसीब अच्छा है तो फ्लावर दिखने को मिल गया। हम लोग काफी जगह हर साल घूमते रहते हैं, पर कश्मीर आना, उसमें यहाँ ट्यूलिप गार्डन आना, ये अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। ये अविस्मरणीय जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप लाइफ में कभी भी आंखें बंद कर लो, ये पूरे चित्र, ये पूरे गार्डन के फूल आपके आंखों में आप घूमते रहेंगे, ये पूरी जिंदगी और ताउम्र आपके मेमोरी में रहेंगे। पूरा ट्यूलिप गार्डन प्लस कश्मीर एक हेवन है, इसके जैसी ब्यूटी और कहीं मैंने देखी नहीं है। इंडिया में बहुत जगह घूमे हैं, बहुत जगह गए हैं, बट कश्मीर जगह मींस डेफिनेटली ये तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना सुंदर है। और हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रौनक मजीद बढ़ गई है। मैदानी इलाकों से सयाहों की बड़ी तादाद रोहतांग में अटल टनल पहुंचकर बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रही है। ड्राइव कर गए अहमदाबाद से, स्पेशली हम लोग का बहुत टाइम से बकेट लिस्ट था, अटल टनल जाना था, नॉर्थ से साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक, जो जाकर आए हम और बहुत अच्छा लग रहा है। जी हम लोग दिल्ली से आए हैं, ठीक है, अटल टनल घूमने आए हैं और हमें यहाँ पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर आए और हमें घूमे और हमें यहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, ठीक है, और आप सबको भी घूमने आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। हम लास्ट टाइम हम कश्मीर गए थे, कश्मीर भी बहुत सुंदर है, वहाँ जन्नत है, लेकिन ये भी जन्नत से कम नहीं है। आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। और थिएटर का आज आलमी दिन है। ये दिन थिएटर आर्ट्स की अहमियत के बारे में आगाही बढ़ाने और जश्न मनाने का दिन है। ऐसा करने के लिए पिछले 59 सालों से हर साल 27 मार्च को एक थीम पर अमल किया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे 2025 की थीम है थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। आगे बढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक तमाम महीनों का सरदार है। इस माह के तमाम ही अय्याम फजीलत के हामिल और बाबरकत हैं। ताहम इसके आखिरी अशरे की अहमियत और अजमत बहुत ज़्यादा है कि ये जहन्नुम से निजात का अशरा है। इस अशरे की एक अहम इबादत एतकाफ़ है, जिसमें बंदाए मोमिन दुनियावी ज़रूरतों को छोड़कर ख़ुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ कर देता है। रमज़ानुल मुबारक इस्लाम में बहुत ही अहम महीना है। इस दौरान मुसलमान रोज़े रखते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। रमज़ान के महीने में शाम होते ही बाजारों की रौनकें बढ़ जाती हैं और हर तरफ खरीदार नजर आते हैं। लोग अपनी ज़रूरियात के मुताबिक खरीदारी करते हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन बाजारों में बड़े जोश व खरोश के साथ खरीदारी करती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली अपने इतिहास के लिए जानी जाती है। जब हम पुरानी दिल्ली की बात करते हैं तो पुरानी दिल्ली का अपना एक अलग स्थान है। यहाँ की तो बात ही कुछ अलग है। ख़ास तौर से जब हम रमज़ान के महीने में यहाँ आते हैं और यहाँ की मार्केट का नज़ारा करते हैं तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही नज़र आता है। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकलती हैं और जमकर शॉपिंग करती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही मार्केट में लेकर आए हैं। इफ्तार की तो अभी हमने फ्रूट्स वगैरह ख़रीदे हैं। अब यहाँ पे ये पकौड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, ये सब चीज़ें लेके, इसके बिना तो रोज़ा लगता ही नहीं है बिल्कुल। दस्तरखान पर जब ना हो तो ये सब चीज़ें लेकर जाएंगे हम। दुकानदार भी इस दौरान बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बाजार की रौनक देखने लायक होती है। कहीं खजला फेनी, कहीं खजूर, कहीं कालीन, कपड़े और जेवरात की दुकानें सजी हुई हैं। जो इसमें ज़्यादा कमाई ना करते हुए बिल्कुल डिस्काउंट करके ही बेचते हैं, ताकि गरीब अमीर सब अपने घरों में कारपेट वगैरह, कालीन वगैरह बिछाएं। नॉन मुस्लिम मुसलमान सब आ रहे हैं, खरीदारी खूब हो रही है। खजूर लेने खूब आते हैं लोग बाग, बाहर से परदेसी ज़्यादा आता है। इस्लाम के मुताबिक रोज़ा बुराई से रोकता है और अच्छे अखलाक अपनाने पर जोर देता है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं और इसमें इंसान खाने पीने से भी रुकता है और दीगर ख्वाहिशात से रुकता है।
लेकिन शरीयत में हुक्म यह है कि गुनाहों से भी रुके। आँखों का भी रोज़ा, हमारे पूरे जिस्म का रोज़ा, हमारी ज़बान का रोज़ा। रोज़े से हमें फ़िज़िकल जो हमें फ़ायदे हैं वो भी होते हैं और रूहानी फ़ायदे भी होते हैं। रोज़े से इंसान के अंदर एक विल पावर बढ़ जाती है। इस महीने में पूरे दिन रोजा रखने के बाद लोग शाम के वक्त इफ्तार करते हैं और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में इफ्तार का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे बैठकर इफ्तार करते हैं। ये महीना इबादत, सब्र और खुदी की अलामत है। ये सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि बुरे ख्यालात से बचने और जरूरतमंदों की मदद करने का सुनहरा मौका भी है। रेशमा फारूकी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो सेक्टर की दरामदात पर भारी महसूलात आयद करने का ऐलान किया है। टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होंगे और गैर मुमालिक में तैयार कारों और हल्के ट्रकों पर इसके असरात मुरतब होंगे। ये मौजूदा टैरिफ के अलावा होगा। ट्रंप ने कहा कि इस कदम से अमरीकी इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा, लेकिन ट्रंप के इस कदम की वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सरमायाकारों, कॉरपोरेट सेक्टर और सार्फिन में भी तशवीश बढ़ गई है। इसके अलावा अमरीका में ऑटो सेक्टर के कई शेयर्स में कमी रिकॉर्ड की गई है। सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च के मुताबिक टैरिफ सार्फिन के लिए कारों की कीमत में हज़ारों डॉलर तक इजाफा कर सकता है, नई गाड़ियों की फ़रोख्त को नुकसान पहुंचा सकता है और मुलाजमतों पर मनफी असर डाल सकता है, क्योंकि अमरीकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दरामदाद शुदा पुर्जों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। मज़ीद बरा ये फैसला जापान, जनूबी कोरिया, कनाडा, मैक्सिको और जर्मनी जैसे करीबी इत्तेहादियों के साथ अमरीकी ताल्लुकात को मुतासर करता है। हज़ारों इस्राएली मुजाहिरीन ने बुध की शाम मुल्क की पार्लियामान के बाहर हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली और इंतखाबात के साथ साथ गजा में हमास के हाथों जिंदा बच जाने वाले यरगमालियों की वापसी का मुतालबा किया। इसराइल के साबिक वज़ीर दिफा बेनी गांडर्स ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया और इसे इंतहाई अहम मुजाहिरा करार दिया। ये मुजाहिरे उस वक्त हुए जब इसराइल की पार्लियामेंट कैंसेंट में कानून साजों ने जजों की तकर्री करने वाली कमेटी को तब्दील करने के लिए एक कानून पर बहस के लिए मुलाकात की। ये कानून एक नए आईनी बहरान को जन्म दे सकता है और हुकूमत को उन पॉलिसियों को नाफिज करने में मदद दे सकता है जिन पर पहले ही सख्त तनकीद की जा चुकी है। मंगल के रोज़ 2025 के तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा रियासती बजट को हतमी मंजूरी दी गई, जिसमें यह दिखाया गया कि किस तरह कानून साज और मुल्क गजा में अब भी यरगमालियों की किस्मत और सियासी मंजरनामे पर मुनक़सिम है। इसराइली फ़ौज ने 2 माह की जंगबंदी को तोड़ते हुए गुज़िश्ता हफ्ते गजा में फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास के खिलाफ अपनी मुहिम दोबारा शुरू की। लड़ाई दोबारा शुरू होने से इसराइल भर में ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरे शुरू हुए। मुजाहिरों ने बकिया मुक़वियों और लाशों की बाजियाबी के लिए मुज़ाकरात की तरफ वापसी का मुतालबा किया। और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने बुध के रोज़ कहा कि फ्रांस यूक्रेन को तकरीबन 2 बिलियन यूरो $2.15 बिलियन की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करेगा। सदर मैक्रों ने रूस पर हालिया महदूद जंगबंदी मुआहदों की दोबारा तशरीह करने का इल्ज़ाम लगाया। मैक्रों ने रूस पर यह इल्ज़ामात पेरिस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए। सदर मैक्रों ने कहा कि फ़ौजी साजो सामान जैसे कि टैंक शिकन मिसाइल, ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियाँ और ड्रोन कीव को फराहम किए गए हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। मन की बात है जन जन की।